हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं विमल व्यास गौतम आईएएस एकेडमी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। गौतम आईएएस एकेडमी जबलपुर और भोपाल में स्थापित है। गौतम आईएएस एकेडमी की ओर से मैं आज ज्योग्राफी लेकर आपके सामने आया हूं। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ज्योग्राफी होता क्या है। अब ज्योग्राफी में बहुत सी भ्रांतियां हैं कि ज्योग्राफी को याद करना पड़ता है, ज्योग्राफी को रखना पड़ता है, ज्योग्राफी को इस किताब से पढ़ना है, ज्योग्राफी को उस किताब से पढ़ना है। तो मेरा सीधे से मतलब ध्यान रखिएगा कि ज्योग्राफी आप किसी भी बुक से पढ़ें, किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ें, किसी भी पीडीएफ, किसी भी नोट से पढ़ें, वो जब तक नहीं पढ़ेगा जब तक कि हमको एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। ज्योग्राफी बिना कॉन्सेप्ट के नहीं चलती है, इसका विशेष ध्यान रखना। ज्योग्राफी पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि हमको एक एक चीजों का बहुत अच्छे से ज्ञान हो। अभी मैं नॉर्मली आपको बता दूं कि देखिए ज्योग्राफी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और यदि हम भारत की दृष्टि से पढ़ें तो 4 भाग में हो गया। अब 4 भाग 3 भाग में कैसे? पहला है हमारा भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा हमारा होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी या विश्व भूगोल, तीसरा हमारा होता है इंडियन ज्योग्राफी मतलब भारतीय भूगोल। अब हम भारत की दृष्टि से जाएंगे तो हमारा एक और जुड़ जाता है, उसको हम बोलते हैं एमपी ज्योग्राफी मतलब मध्य प्रदेश का भूगोल। अब यदि हम बात करें कि हमने सीधे स्टार्ट कर दिया वर्ल्ड ज्योग्राफी, कई बार देखा होगा आपने सीधे वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाती है, कई जगह इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाती है। अब भाई बताया गया आपको इंडियन ज्योग्राफी में कि भारत इतनी डिग्री अक्षांश पर है, इतनी डिग्री देशांतर पर है, आपने उसको रट लिया, 2 दिन बाद 3 दिन के बाद उसको आप भूल जाओगे। भारत का मानक समय ये भूल जाओ। बात सिर्फ इतनी है कि पहले आपको ये पता हो कि अक्षांश क्या है, व्हाट इज लैटिट्यूड, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। मतलब आपको जब तक अक्षांश देशांतर नहीं पता तो आप कैसे इसको आप समझ पाओगे। इसका मतलब ये है कि आप जो 2 टॉपिक हैं, एक हमारा हिस्ट्री हो गया, एक हमारा ज्योग्राफी हो गया, इनको आप रट नहीं सकते। आप जितना रटोगे आप उतना भूलोगे। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप जब भी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, किसी बुक से पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले उसको समझना है। जैसे मैं आज एक छोटा सा टॉपिक उठाता हूं आपके लिए। जैसे हम बात करते हैं कि पृथ्वी कैसे बनी, ये महाद्वीप कैसे बन गए, ये महासागर कैसे बन गए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट छोटा सा है, समझिएगा कि बोला गया कि भाई पहले एक बहुत बड़ा एक छोटा सा एक एरिया था, धीरे धीरे ये एरिया क्या हुआ, बढ़ता गया। किसी ने कहा कि कोई एरिया था बहुत बड़ा था, धीरे धीरे ये छोटा हो गया। इसको हम बोलते हैं, यदि दोनों सिस्टम को मिला रहे हैं तो एक सिस्टम है जिसको बोला गया कि इससे हमारी पृथ्वी बनी। कोई चीज बार बार फैल रही है, छोटी हो रही है और छोटी हो रही है और छोटी होती आ रही है, इसको हम बोलते हैं श्रिंकिंग सिस्टम, मीन सिकुड़ना। तो ये कहा गया कि पहले कुछ बॉडी थी, कोई बहुत बड़ा पिंड था जो सिकुड़ता चला गया, सिकुड़ता चला गया, सिकुड़ता चला गया। दुनिया की कोई भी चीज हो, उसके फैलने की एक लिमिट है, उसके सिकुड़ने की एक लिमिट है। कोई चीज एक लिमिट तक फैलेगी, ब्रॉड होगी, उसके बाद क्या होगा, तो फूट जाएगा, उसमें ब्लास्ट हो जाएगा। कोई चीज छोटी होगी, छोटी होती तो उसकी लिमिट है, उसके बाद वो क्या, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और बोला गया उस विस्फोट के दौरान हमारी पृथ्वी बनी, गैलेक्सी निहारिका बनी, नेबुला बना, ठीक है, हमारे प्लैनेट बने, हमारे सैटेलाइट बने, मून्स बने। तो ऐसा ही चलता आ रहा है कि एक बिग बैंग थ्योरी, एक महाविस्फोट सिद्धांत हुआ जिसके कारण ये हमारी पृथ्वी बनी। अच्छा, महाविस्फोट सिद्धांत एक सबसे ज्यादा वास्तविक सिद्धांत माना गया है, एक मान्य सिद्धांत माना गया है। ये एफ जॉर्ज लेवेंथल ने दिए थे, तो आपको पता है। अभी हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो बन गई हो, समझिएगा, मान लो पृथ्वी है जो हमारी वो बन गई हो। तो पहले मात्र एक एरिया था, एक पिंड टाइप का था जिसको हम बोलते हैं ये टाइप। ये जो पिंड था, समझिएगा, इसके बीच में एक लैंडलॉक एरिया था, पूरा एक एरिया रहा हुआ, एक भूमि का भाग रहा हुआ, उसमें बीच में एक एरिया था, ठीक है। यहाँ चारों ओर पानी ही पानी था, समझिएगा, यहाँ चारों ओर क्या था, पानी ही पानी था। ये जो पानी था इसको हमने बोला कि जो विशाल जलराशि थी उसको हमने बोला पैंथालासा, इसको हमने बोला पैंथालासा, ठीक है। और ये जो बीच में भाग जो लैंडलॉक भूवेष्टित क्षेत्र था, मतलब भूमि वाला जो पार्ट था, इसको हमने बोल दिया पैंजिया, इसको हमने बोल दिया पैंजिया। पानी वाला भाग पूरा पैंथालासा, भूमि वाला भाग पैंजिया, जबकि ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता था, ये पूरा सिस्टम कहलाता था सिंगुलैरिटी। समझिएगा, ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता था, सिंगुलैरिटी। इसका मतलब है कि पूरा भाग जिसमें जल और स्थल दोनों भाग हैं, ये आपका हो गया सिंगुलैरिटी। जो भूमि वाला भाग था वो कहलाया पैंजिया,
और जो पानी वाला भाग था वो कहलाया आपका पैंथेरस। इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब दुनिया की कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, हर चीज में एक बल काम करता है, उसको हम बोलते हैं टेंशन। समझिएगा, एक बल काम करता है, उसको हम बोलते हैं तनाव बल। कई बार आपने सुना होगा कि आज मेरे से बात मत करो, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, आज मेरे सर में बहुत दर्द है। बोले मतलब है कि सर में दर्द। क्या है सर में दर्द? सर में दर्द का मतलब है कि कोई नस है, कोई नर्व्स है आपकी जिसमें स्ट्रेस है, जिसमें तनाव है। बोलते हैं आज बहुत ज्यादा स्ट्रेस में। कहने का मतलब है कि सर में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। दर्द का मतलब क्या है कि सर में दर्द हो रहा है, मतलब आपकी नसों में क्या हो रहा है, खिंचाव हो रहा है। तो सिर्फ इंसान ही नहीं, इंसान के अलावा और भी चीजें हैं जिनमें तनाव बल काम करता है। तो कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी में भी एक टेंशन फोर्स, एक तनाव बल ने काम किया होगा। क्या किया ही है। तो जब तनाव बल किया तो तनाव बल समझे, तनाव बल मतलब मैंने बताया आपको स्ट्रेस, खिंचाव। तो यहाँ पर भी तनाव बल काम किया, स्ट्रेस एक फोर्स था उसने काम किया। तो एक बल लगा नीचे की ओर, एक बल लगा ऊपर की ओर, एक बल लगा नीचे की ओर, एक बल लगा ऊपर की ओर। अब कोई चीज है जब उसको दो ओर से कोई चीज खींचेगी क्या होगा, एक स्नैप पड़ेगा। एक स्नैप पड़ेगा मतलब एक झटकन आएगी। जब स्नैप वो झटकन धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी तब बदल जाएगी किसमें, क्रैक में, मतलब एक दरार में बदल जाती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पे एक छोटा सा स्नैप पड़ा, एक झटकन पड़ी, ये झटकन धीरे धीरे क्या होती गई, बड़ी होती गई। जब ये बड़ी होती गई तो ये दो भागों में टूट गया। ठीक है, दो भागों में टूट गया मतलब फिर से मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। जब ये दो भागों में टूटा तो दो भाग में टूटने के बाद क्या हुआ, एक भाग चला गया ऊपर की ओर, एक भाग चला गया नीचे की ओर। मैं आपको ये पूरा समझा दे रहा हूँ कैसे हमारे महाद्वीप और हमारे महासागर बने हैं। बिल्कुल आपको बेसिक से बता रहा हूँ, आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे। इसी चीज को फिर बाद में बहुत अच्छे तरीके से आपको स्टोरी बता दूंगा। अभी आपसे कॉन्सेप्ट समझे जो हुआ क्या हुआ। तो जब ये दो भागों में टूटा तो जो ऊपर वाला भाग है ये कहलाया हमारा अंगारा लैंड या लॉरेंसिया। ये हमारा कहलाया अंगारा लैंड या लॉरेंसिया। ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ अंगारा लैंड, या इसी को हमने बोला लॉरेंसिया। जो नीचे वाला भाग है इसको हमने बोला गोंडवाना लैंड। इसको हमने क्या बोला, गोंडवाना लैंड। नीचे वाला भाग क्या है आपका, गोंडवाना लैंड। ऊपर वाला भाग क्या है आपका, अंगारा लैंड या लॉरेंसिया। ठीक है, आपने सुना होगा भारत, दक्षिण भारत का जो हिस्सा है वो किसका हिस्सा है, कई बार सुना होगा, बोलते हैं दक्कन भारत, दक्कन प्रायद्वीप सुना होगा आपने, कई बार आपने ये सुना होगा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो जो हमारा ये जो साउथ इंडिया है, ये वाला जो भाग है हमारा, ये किसका हिस्सा है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो कई बार आपने ये सुना है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, तो हम इसके हिस्से में आते हैं, जो हमारा साउथ इंडिया है वो इसका भाग है। ठीक, चलिए, तो मैंने बोला कि ऊपर वाला भाग हो गया आपका अंगारा लैंड या लॉरेंसिया, नीचे वाला भाग आपका क्या हो गया, गोंडवाना लैंड हो गया। अब समझिएगा कि कहीं बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है, बहुत ज्यादा पानी गिरा, रोड में पूरे पानी भर गया है। जब पानी भर गया है तो पानी इकट्ठा हो गया। अब एकदम से क्या करें हम, वो पानी को अपने पूरा अलग कर दें। उस पानी को पूरा हमने अलग कर दिया, साफ कर दिया। ठीक है, मतलब वहां पर कोई चीज हमने एकदम से एक बड़ा पत्थर रख दिया। अब जब बड़ा पत्थर रख दिया तो पानी वहां से हट गया। लेकिन समझिएगा कि जब उस पत्थर को आप वहां से हटाओगे, उस पत्थर को अपने वहां से हटा दिया तो पानी कहां जाएगा, वापस से उसी स्थान पर जाएगा। कहने का मतलब है कि जहां पर स्थान मिलेगा वहां पर पानी आसपास का जमा हो ही जाएगा। कहने का मतलब है कि जब ये हिस्सा हटा तो कहीं ना कहीं ये वाटर यहां पर भी आया होगा। देखिए मैं बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूं। ठीक है, पानी यहां पर भी आया होगा, पहले से पानी रहा होगा, जो भी रहा हो, तो नीचे का पानी भी आया, आसपास का पानी भी यहां पर जमा हो गया। ठीक, और हुआ क्या कि जब यहां पानी जमा हो गया तो अंदर एक फोल्डेड माउंटेन था। यहाँ एक सागर बन गया। इस सागर का नाम क्या पड़ गया, इस सागर का नाम पड़ गया टेथिस सागर। इस सागर का नाम पड़ा, यहाँ पर एक सागर बना, इस सागर का नाम पड़ा टेथिस सी या टेथिस सागर। अब ये जो टेथिस सागर था इसके अंदर एक फोल्डेड माउंटेन था जिसको हम बोलते हैं वलित पर्वत। फोल्डेड का मतलब समझिएगा, ये एक पाइप है प्लास्टिक का, इस पाइप को यहाँ से प्रेशराइज किया जाए और यहाँ से प्रेशराइज किया जाए। जब पाइप को यहाँ से प्रेशराइज किया जाएगा, यहाँ से प्रेशराइज किया जाएगा, क्या होगा, ये पाइप मुड़ जाएगा, मतलब कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फोल्ड। तो ऐसा ही एक पर्वत था वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन। और फोल्डेड माउंटेन जो था वलित पर्वत, समझिएगा टेथिस सी से एक पर्वत था जो था आपका वलित पर्वत। ये जो वलित पर्वत था, ठीक है,
मैंने एक ही पेन से लिख दिया है। ये जो वलित पर्वत था, इस वलित पर्वत का नाम क्या पड़ा? इस वलित पर्वत का नाम पड़ा आपका हिमालय। इस वलित पर्वत का नाम पड़ा आपका हिमालय, ठीक है। अब हिमालय में आपने पढ़ा होगा आज से कुछ साल पहले कि हाईएस्ट पीक पॉइंट हिमालय, ठीक है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम, सॉरी, हिमालय सबसे ऊंची चोटी, तो हिमालय सबसे ऊंची चोटी कौन आपकी कौन सी? माउंट एवरेस्ट जानते हैं। माउंट एवरेस्ट की हाइट हमने क्या पढ़ी थी? 8848 मीटर, 8848 मीटर, ये हमने पढ़ी थी। लेकिन आज हम क्या पढ़ते हैं? हिमालय सबकी चोटी कितनी है? तो 8850 मीटर। कहने का मतलब 2 मीटर बढ़ी। ये क्यों ऐसा हुआ? तो ध्यान रखिएगा, ये 2 मीटर बढ़ा, ये वलित पर्वत होने का, क्योंकि वलित पर्वत की एक विशेषता होती है, ये हाइट में हमेशा इंक्रीज होता है। समझिएगा, ये हमेशा हाइट में क्या होता है? बढ़ता है। वलित पर्वत हमेशा हाइट में बढ़ता है, तो वलित पर्वत हाइट में बढ़ता है, इसलिए हिमालय की हाइट कितनी हो गई? 8848 से 8850 मीटर हो गई। इतना आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ हमारा हिमालय था, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमने हिमालय बना दिया, वलित पर्वत से हिमालय आया, पैंथला समझ में आ गया हमको, नागालैंड समझ आ गया हमको, गोंडवाना समझ आ गया, हमने टेथिस सी के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है, ये सब शांत हो गया होगा? क्या आज आपको लगता है कि जितने हमारे महाद्वीप हैं, जितने हमारे सागर हैं, सब स्थिर है? नहीं, आज भी इनमें क्या है? विस्तार जारी है। आज भी हम पढ़ते हैं कि हमारी जो गैलेक्सी आकाशगंगा है, वो भी क्या है? विस्तारित हो रही है। हमने बोला बिग बैंग थ्योरी का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? तो बिग बैंग थ्योरी का सबसे बड़ा प्रमाण क्या माना जाता है? यही आकाशगंगाएं। आकाशगंगाएं आज भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। बढ़े मतलब इसका मतलब क्या है? विस्फोट हुआ है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ लगातार चलता रहा। चलते चलते हुआ क्या कि यहाँ पर टेंशन फोर्स लगा होगा, यहाँ लगा होगा, यहाँ लगा होगा, यहाँ लगा होगा, लगातार चल रहा है। आज भी यहाँ भी ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है। ये भाग टूटते चले गए। जब ये भाग टूटते चले गए तो समझिएगा, कोई भाग यहाँ आ गया, कोई भाग यहाँ आ गया, कोई भाग यहाँ आ गया, कोई यहाँ आ गया, कोई यहाँ आ गया, ऐसे ही आपके टूटते चले गए, ठीक है। जहां जहां जगह मिली पानी जाता चला गया, ठीक है। ऐसा पानी यहाँ पर जाता चला गया, ठीक। यही बाद में धीरे धीरे इनका जो विस्तार है कि जो भूखंड, बड़े बड़े भूखंड बॉडी टूटी, वो बने आपके कॉन्टिनेंट या महाद्वीप, ठीक है। जो जल का भाग यहाँ वहां गया, वो बाद में क्या कहना है? आपके महासागर, पैसिफिक सुना होगा आपने, अटलांटिक सुना होगा, हिंद ओशियन सुना होगा आपने, ठीक है, आर्कटिक सुना होगा आपने। तो जो महासागर बने, वो महासागर ऐसे इनका विस्तार होता चला गया कि ये महासागर बन गए। जो भूखंड आए, भूमि वाले भाग आए, वो आपके क्या बन गए? महाद्वीप बन गए, ठीक। अब महाद्वीप में समझिएगा कि एक होता है आपका महाद्वीप, एक होता है आपका द्वीप, एक होता है आपका प्रायद्वीप। द्वीप मतलब आइलैंड, महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंट, और आपका प्रायद्वीप मतलब पेनिनसुला। चारों ओर से कोई चीज पानी से घिरी है। समझिएगा कि यहाँ पर मैं ले लूं कि ये कोई एक छोटा सा द्वीप है, एक छोटा सा भाग है, ये चारों ओर से पानी से घिरा है। यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, और यहाँ भी पानी है। मतलब चारों ओर क्या है? इसके पानी पानी है। इसको हम बोलते हैं आइलैंड या द्वीप, ठीक है। तो चारों ओर से पानी से घिरा है, साइड में छोटा है, तो वो क्या कहलाएगा? द्वीप कहलाएगा, आइलैंड कहलाएगा, ठीक है। अब मैं बोलूं महाद्वीप क्या है, तो समझिएगा द्वीप का बड़ा भाग, द्वीप का बड़ा भाग, ठीक है, मतलब आइलैंड का जो बड़ा एरिया होगा, जो चारों ओर से पानी से घिरा रहेगा, तो ये भी क्या होगा? पानी से घिरा रहेगा, ठीक है। चारों ओर से क्या रहेगा? पानी ही पानी रहेगा, ठीक है। ये कहलाता है आपका महाद्वीप या कॉन्टिनेंट, ठीक है। 7 कॉन्टिनेंट है हमारे, 7 महाद्वीप है। फिर उसके बाद प्रायद्वीप की बात होती है, तो ये भी एक भूखंड है, समझिएगा, ये भी एक भूखंड, ठीक है। लेकिन इसके चारों ओर पानी रहेगा, इसके तीनों ओर पानी रहेगा। एक और जो एरिया रहेगा वो लैंडलॉक रहेगा, मींस भू अवेष्टित रहेगा, मींस स्थलगत रहेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर इसको ले लें, यहाँ पर पानी है, ठीक है, यहाँ पर पानी है, ठीक है, यहाँ पर पानी है। लेकिन जो इसका एक भाग रहेगा, मान लीजिए ये वाला जो भाग है, ये कैसा रहेगा? आपका स्थलगत रहेगा, मतलब यहाँ पर पानी नहीं रहेगा। ये होता है आपका प्रायद्वीप या पेनिनसुला, ठीक। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होगी कि मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि निहारिका क्या थी, निहारिका पहले से हो चुकी थी, निहारिका क्या है, गैलेक्सी क्या है, आकाश सॉरी गैलेक्सी का आकाशगंगा क्या है, सूर्य क्या है, थोड़ा सा भी हम समझते हैं। अभी आज हमारी फर्स्ट क्लास है ज्योग्राफी, ठीक है। तो अभी सिंपल हम बेसिक समझ रहे हैं कि होता क्या है। आपको मैंने बता दिया कि कैसे हमारा ये जो आज का वर्तमान हमारा ये महाद्वीप है, महासागर है, वो कैसे बने होंगे। तो ये कहानी एक छोटी सी थी जो मैंने आपको बताई।
अब इसके आगे हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए बोलते हैं कि निहारिका, ठीक है, निहारिका बनी, तो सिंपल मतलब समझ निहारिका क्या है, सीधा सा मतलब समझो हाइड्रोजन गैस का संलयन हुआ। हाइड्रोजन गैस संलयन मतलब समझिएगा कि एक रूम है, एक रूम में हम बहुत सारे बलून को क्या करते हैं, फुला के हमने रूम में पूरा रख दिया। अब समझिएगा कि जब आपने एक रूम में बहुत सारे बलून को फुला के रख दिया और गेट को लगा दिया, सुबह आप देखना तो पूरे बलून आपको एक साथ मिलेंगे, जबकि आपने सभी बलून पर बराबर हवा नहीं डाली, कोई मेजरमेंट तो नहीं किया आपने, बराबर हवा तो नहीं डाली, मतलब सभी का द्रव्यमान क्या है, अलग अलग, ठीक है। द्रव्यमान अलग है, घनत्व अलग हो गया, घनत्व अलग है, द्रव्यमान अलग हो गया। तो यही जो घनत्व और द्रव्यमान में जो अंतर था, इन्हीं अंतर के कारण हर चीज क्या जाती है धीरे धीरे पास होती है। एक नेचुरल सिस्टम में हर चीज क्या जाती है पास करती है। समझिएगा ऐसा ही कुछ हुआ कि प्रारंभ में जो टुकड़े थे यहाँ वाले फैले थे, उनके द्रव्यमान में अंतर था, द्रव्यमान में अंतर आया, घनत्व में अंतर आ गया, इसी कारण सभी पदार्थ धीरे धीरे क्या होते गए, एक होते गए, ठीक है। और फिर कहा गया कि भाई जो निहारिका बनी, उस निहारिका में सबसे बड़ा कारण क्या था, हाइड्रोजन गैस का संलयन। हाइड्रोजन गैस का क्या हुआ, संलयन। हाइड्रोजन गैस के संलयन से आपकी बन गई निहारिका, निबुला। निहारिका जब बनी, निहारिका के मिलने से बोला गया कि आपकी बन गई आकाशगंगा, ठीक है। तभी हम नॉर्मली बात कर रहे हैं आकाशगंगा की। आकाशगंगा में सिंपल समझिएगा, आकाशगंगा मतलब जिसकी 3 घूर्णनशील भुजाएं, आकाशगंगा गैलेक्सी मतलब जिसकी 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। समझिएगा मैं ऐसा बता दे रहा हूं, कुछ ऐसा, ठीक है, 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं, ठीक है। इसका एक आकाशगंगा का सेंटर है, सेंटर ऑफ गैलेक्सी। कई बार क्वेश्चन आया है आकाशगंगा के सेंटर को क्या कहा जाता है, तो समझिएगा आकाशगंगा जो गैलेक्सी है उसका जो सेंटर है वो कहलाता है बल्ज। वो क्या कहलाता है, आपका बल्ज कहलाता है। आकाशगंगा का जो सेंटर है वो आपका बल्ज कहलाता है, ठीक है। बल्ज के पास ही आपका यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, स्टार होते हैं। बल्ज के समीप ही बहुत ज्यादा क्या मात्रा में होते हैं, आपके स्टार पाए जाते हैं, ठीक है। बल्ज के पास ही एक पाया जाता है क्वासर, यहाँ पर एक पाया जाता है, समझिए क्वासर, ठीक है। बल्ज के पास क्या पाया जाता है, आपका एक क्वासर पाया जाता है, और सेंटर ऑफ क्वासर कई बार आया है। क्वासर का जो सेंटर है यही कहलाता है आपका ब्लैक होल, ये कहलाता है आपका ब्लैक, समझिएगा ब्लैक होल, ठीक है। ब्लैक बल्ज क्या, आकाशगंगा का सेंटर, 3 घूर्णनशील भुजाएं, ठीक है। उसके बाद उसके पास क्या पाया था, क्वासर, ठीक है। क्वासर में क्या पाया था, आपका ब्लैक होल, ठीक। इतना को क्लियर। चलिए अब तारे, इसे ये हमने इसके आसपास तारे पाए जाते हैं। अब बोलते हैं कि सूर्य क्या है, कई लोग बोल देते हैं सूर्य एक ग्रह है। सूर्य एक ग्रह नहीं है, सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य एक स्टार है, समझिएगा पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा, समझिएगा पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है। तो यदि आता है पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा, क्या आपको सूर्य ही लगाना है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा की यदि बात होगी तो आपको सूर्य ही लगाना है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा आपको उसके बाद बताना है कि आगे इसके क्या होगा, कि पृथ्वी के सबसे समीप का तारा आपने बोला सूर्य, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा, तब क्वेश्चन चेंज हो जाता है। अब हम आगे बात करते हैं, जैसे हम स्टार सन की बात कर रहे थे आपसे, कि जो सन है, सन या सूर्य है क्या। सूर्य में हम सिंपल आपको बता दे रहे हैं, ये हम बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार। सूर्य क्या है, एक गैसीय गोला है, ठीक है, 3 लेयर में बटा हुआ है। सबसे अंदर वाला जो एरिया है वो प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहलाता है। उसके बाद वाला हिस्सा है वो आपका वर्णमंडल कहलाता है। उसके बाद वाला हिस्सा आपका क्या कहलाता है, कोरोना कहलाता है, ठीक है। सूर्य की दीप्तिमान सतह, लाइट एरिया ऑफ सन जो है, सूर्य की जो दीप्तिमान सतह है वो प्रकाश मंडल कहलाती है। प्रकाश मंडल में ही आपका सन स्पॉट या सौर कलंक या सूर्य धब्बा पाया जाता है। इसकी उम्र जो होती है वो 22 वर्ष होती है। पहले 11 वर्षों में ये जो सौर कलंक होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। अगले 11 वर्षों में ये जो सौर कलंक या सन स्पॉट होता है ये क्या होता है, घटता है। इसका मतलब है इसकी जो एज है वो कितनी, टोटल 22 इयर्स, ठीक। इसका जो तापमान होता है अपने आसपास के तापमान से 15 डिग्री सेल्सियस कम होता है।
मतलब बोला गया है, आपको सिंपल पूछना जाए कितना कम होता है तो आप बताना 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है, कि कितना होता है तो आप बता देना 4500 डिग्री सेल्सियस। ठीक, जब ये सन स्पॉट पृथ्वी के नजदीक होता है तो ध्यान रखिएगा इसमें एक एनर्जी होती है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी या चुंबकीय शक्ति या चुंबकीय ऊर्जा। ये चुंबकीय ऊर्जा ये जब पहुंचती है, मतलब जब सन स्पॉट पृथ्वी के समीप पहुंचता है तब पृथ्वी पर क्या होते हैं, मैग्नेटिक स्टॉर्म्स उठते हैं, मतलब चुंबकीय झंझावात होते हैं। उससे हमारा टेलीविजन, फोन, जीपीएस सिस्टम ये सब क्या हो जाता है, इसमें गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। तो मैंने बोला सूर्य की जो दीप्तिमान सतह है उसको हम बोलते हैं प्रकाश मंडल। मतलब मैंने बोला कि ये हमारा सूर्य है, सूर्य में जो दीप्तिमान सतह है ये क्या कहलाएगा, हमारा फोटोस्फीयर मतलब प्रकाश मंडल। यही क्या पाया जाएगा, आपका सन स्पॉट। ठीक है, इसके बाद का जो लेयर होगी ये कहलाएगी हमारी वायुमंडल मतलब क्रोमोस्फीयर। क्या कहलाएगी, क्रोमोस्फीयर। कहने का मतलब है कि जब गाड़ी की आप हेडलाइट स्टार्ट करते होंगे तो सामने फोकस बहुत तेज बनता होगा, लेकिन कॉर्नर में उतनी ज्यादा लाइट नहीं रहती है। समझिएगा, टॉर्च को आप लीजिए, एक टॉर्च को आप सामने मारिए, सामने बहुत तेज लाइट पड़ेगी, लेकिन उसके जो कॉर्नर होंगे वो लाइट में उतना ज्यादा प्रकाशित नहीं होते हैं। ऐसा ही मतलब इसका है कि प्रकाश मंडल के किनारे जो होते हैं वो प्रकाशित नहीं होते। सौर मंडल प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर के जो कॉर्नर होते हैं वो प्रकाशित नहीं होते हैं, वही आपको कहलाता है क्रोमोस्फीयर या वायुमंडल। लेकिन कभी-कभी यहाँ पर बहुत तीव्र गति से प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, समझिएगा। लेकिन कभी-कभी अचानक से बहुत तीव्र गति से यहाँ पर प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये जो प्रकाश होता है इसको नॉर्थ पोल में अलग नाम दिया जाता है, साउथ पोल में अलग नाम दिया जाता है। नॉर्थ पोल में इस प्रकाश को कहते हैं ऑरोरा। एक्चुअल में इसका जो नाम है, ये जो सौर ज्वाला प्रकाश उत्पन्न होता है, ये जो प्रकाश है इसको हम बोलते हैं सौर ज्वाला, सोलर फ्लेयर। जो कॉर्नर प्रकाशित नहीं होते हैं, अचानक से बहुत तेज गति से लाइट आ जाती है, उसको हम बोलते हैं सोलर फ्लेयर या सौर ज्वाला। इस सौर ज्वाला को नॉर्थ पोल में हम बोलते हैं ऑरोरा बोरियलिस, ऑरोरा बोरियलिस, और साउथ पोल में उसको हम बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, इसके बाद ये आपका क्रोमोस्फीयर हो गया। इसके बाद जो लास्ट ये होता है इसको हम बोलते हैं कोरोना। इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोना। सिंपल मतलब याद रखिएगा, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है उस समय पर जो हमें लाइट की प्राप्ति होती है वो हमें कोरोना से ही होती है। यदि क्वेश्चन हो जाए सूर्य ग्रहण के समय लाइट की प्रकाश प्राप्ति कहां से होती है तो आपको बताना पड़ेगा वो कहां से प्राप्त होती है, कोरोना से होती है। आज के इतना काफी है, फिर इसके आगे हम इस तरह इसकी चर्चा करेंगे। तो हमको स्टार्टिंग से पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड कैसे बना। जब हम पूरा फिजिकल पढ़ लेंगे उसके बाद ये हम बहुत अच्छे से इंडियन और हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी हम पढ़ पाएंगे। आप भरोसा रखिएगा थोड़ा सा मुझ पर, थोड़ा सा हमारी एकेडमी पर। जो भी पढ़ाया जाएगा निश्चित पढ़ाया जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा। जो आना है सिर्फ हम उतना ही पढ़ना है। देखिए, आपने देखा कि 100% जो पढ़ता है वो फेल है, जो 100% पढ़ रहा है वो फेल है, जो 60% पढ़ रहा है वो भी फेल है। लेकिन आपने एक चीज देखी कि जो 40% पढ़ रहा है विद स्ट्रेटजी, जो 40% पढ़ रहा है वही पास हो रहा है। क्यों? पूरा ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान उतना चाहिए है जितने में हमारा सिलेक्शन हो जाए। हमें ज्ञानवान नहीं बनना है, हमें स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, हमें सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन के लिए जरूरी है कि जितना दिया जा रहा है उतना ही पढ़ा जाए। ठीक है, थोड़ा बहुत उसको आप ऐड कर सकते हो, उसमें आप जोड़ सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने पूरी किताब पढ़ ली। एक किताब 10 किताब बताऊंगा, 10 किताब आप लेकर जाएंगे, लेकिन पढ़ेंगे बिल्कुल नहीं। इससे अच्छा है कि आप एक किताब को उठाएं, उसको आप 10 बार पढ़ें। उसको 10 बार आप पढ़ोगे, यदि आपके अंदर यदि वो क्वेश्चन उसमें बुक में नहीं भी है और वो आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपके अंदर एक चॉइस फिलिंग हो जाएगी कि मैंने ये भी पढ़ लिया है, मैंने ये भी पढ़ लिया, मैंने ये भी पढ़ लिया, मैंने ये नहीं पढ़ा। तो आंसर होगा जो आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, चलिए आज इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत।